Assalamu alaikum. My name is Muhammad Amra Khan, and today we will start a topic straight line. Okay, so straight line के बेसिक से बात करेंगे, जितना हो सकेगा इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे. देन मैं आपको कुछ वीडियो से कनेक्ट करा सकूंगा तो मुझे आसानी हो जाएगी कि आप उसको देख के फिर आगे की चीज़ों को भी समझ सकोगे. और इंशाल्लाह जो रह जाएगा फिर इंशाल्लाह एक आध दिन में इसको फिर कवर करने की कोशिश करेंगे. और कोशिश होगी इसको कम्प्लीटली अच्छे से कवर कर लें क्योंकि बहुत सारे टॉपिक से आगे इसका कनेक्शन रहेगा ज्योमेट्री में. बिकॉज एनालिटिकल ज्योमेट्री में द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन आप सबको अच्छे से पता है कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं. ठीक है, वी हैव quadrants, फोर डिफरेंट quadrants ना. फर्स्ट quadrant we already know, this one is first quadrant, this one is second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. And I'm just want to ask a single question, a simple question कि आपको ये आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? ओके. सो सो वी हैव फोर डिफरेंट quadrants. अच्छा, आप लोगों को मीटिंग की इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट एनी टॉपिक. अगर कोई आप मिस करते हो, आप अभी से ज्वाइन करते हो, तो एटलीस्ट आप उसको कनेक्ट करोगे तो इंशाल्लाह यहीं से आप कनेक्ट करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो वी हैव फोर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. हर क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कंडीशंस होती हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ना ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस कहलाता है. दिस वन इज वाई एक्सिस. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव. और ये सीक्वेंस आई गेस सबको पता है, बट मैं जस्ट एक दफ़ा रिकॉल कर रहा हूँ. सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एक्स क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वाई जो है इसमें नेगेटिव होता है. ठीक है. सो ये क्वाड्रेंट्स की कंडीशंस हैं, एक्सेस की कंडीशंस हैं. सेंटर पॉइंट जो आपको सबको पता है ओरिजिन कहलाता है. सो क्वाड्रेंट्स के अंदर ना बेटा हमेशा आपको पता है कि हमेशा जो वर्किंग होती है, we always mentioned values in form of x comma y. it means हमेशा पहली वैल्यू जो है वो x के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है एंड सेकेंड वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय y. ठीक है. सो y के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है. सो फर्स्ट वैल्यू x है. अब इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं क्या है? दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है. ठीक है. ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स बताते क्या हैं? दे ओनली रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट. किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना हो तो हम इसका कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं. फिर आपके पास कार्टेशियन प्लेन में आते हैं. फिर आपके पास दो तरह के प्लेन होते हैं. एक होता है ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो हम कार्टेशियन की बात करें फिलहाल. टू दिस पॉइंट हमारा पोलर से ताल्लुक नहीं है. पोलर बेसिकली वही पॉइंट्स होते हैं बट वो एक्स और वाई की फॉर्म से हट के किसी और फॉर्म में चले जाते हैं. तो अभी टॉपिक पे नहीं है. इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आपको मैं ज़रूर शेयर करूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा. जैसे आपको वो आइडिया दे रहा होगा कि पॉइंट्स किसी और तरह भी आ सकते हैं, बट हमें फिलहाल हमारी बुक में सिर्फ एक ही पॉइंट बताया हुआ है, एक्स और वाई. एक्स और वाई बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो पहली वैल्यू है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एब्सीसा. आपके पास कहीं भी वर्ड यूज हो जाए एब्सीसा का, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दिस वन इज एब्सीसा. और जो सेकंड वैल्यू होती है जिसको हम वाई कह रहे होते हैं बेटा, दिस वन इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. तो एब्सीसा रिप्रेजेंट्स एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड ऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई. और ये एक्स और वाई मिलकर कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम पॉइंट कह सकते हैं. ठीक है. सो पॉइंट एक सिंगल डॉट होता है जिसमें जिस जो पोजीशन बता रहा होता है कि भाई ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पहुंची हुई है और वाई की वैल्यू यहाँ पहुंची हुई है. डेट्स इट. इसके अलावा उसका कोई काम नहीं हो रहा होता. ठीक है. सो यहाँ तक हमने सिंपल सी बात की कि पॉइंट क्या होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कह रहे होते हैं. इसमें एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड हमने एक्स और वाई लिख लिया. एक्स का मतलब एब्सिसा, वाई का मतलब कोऑर्डिनेट. अब अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए तो सिंपल से एक पॉइंट दे दिया. इस पॉइंट को हम किससे प्रेजेंट करेंगे? हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से. वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एनीथिंग ना. और इसका नंबर लिखा हुआ है लेट्स सपोज 2, -3. सो ये जो पॉइंट है ये आप सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों कि आपके पास पहली वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू नेगेटिव है. इट मींस दिस पॉइंट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. और इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं? सो लाइंस बेसिकली इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं. बट अगर मैं दो पॉइंट्स ड्रॉ कर दूं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, सो इस
इन दो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं? सो वी हैव ओनली वन पॉइंट, वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये दो दूसरा पॉइंट है -3 -5 है। तो इट मीन्स जो लाइन ड्रॉ होंगी इनके बीच में, वो एक सिंगल लाइन होगी जो उसके बीच में ड्रॉ हो सकती है, और वो इस तरह से होगी। ठीक है। अब हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन ड्रॉ होगी, और इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट है उसमें और लाइन में फर्क ये होता है कि लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो ड्रॉ होगी बेटा वो लाइन सेगमेंट होगी। और अगर मैं एक्सटेंड कर दूं दोनों तरफ से तो दिस विल बिकम लाइन। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट के अंदर। हमें स्ट्रेट लाइन को पढ़ना है, और स्ट्रेट लाइन वो सीधी हो जैसी भी हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ सिंगल वे ना, उसका सिंगल पाथ होता है। भले वो ऊपर की तरफ जा रही हो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, डजेंट मैटर। ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन हमें पढ़ना है। हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा देखा कि पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपने कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हुई है, डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि हो गया। तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, फिर इसी को कनेक्ट करूंगा पॉइंट ऑफ बाकी जो डेफिनेशन है उनको जरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारे पास, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है बेटा वो सिंपल सा है। बेसिकली डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव, एंड ये जो भी वैल्यू होगी वो कभी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, उसको फाइंड करने के लिए वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। बट कंडीशन क्या है? व्हेन वी हैव टू पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स हमारे पास ना हो तो डिफरेंट कंडीशन से भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकल सकता है। बट फिलहाल वी नीड टू डिस्कस इन द अर्ली स्टेजेस कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एंड हम इन दो पॉइंट से कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट ना। ठीक है। या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ तक बात हमारी क्लियर हुई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले हमने डिस्कस किया। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद आपके पास कुछ कंडीशंस और होती हैं बेटा, जैसे कि आपके पास कंडीशंस में कुछ ये है कि हमारे पास मिड पॉइंट होता है। जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट बेसिकली किसी भी लाइन के बीच का जो पॉइंट होगा ना, दिस वन इज कॉल्ड मिड पॉइंट। जैसे ये इसका जो सेंटर का पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट भी कहते हैं इसको। ठीक है। इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर लेट सपोज ये x1 y1 है और दूसरे वाला पॉइंट x2 y2 है, सो वी जस्ट नीड टू राइट द फॉर्मूला। अगर मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब xy फाइंड करना है, सो उस मिड पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। तो इस तरह हमारे पास बिल्कुल मिड वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है। और अगर वो पॉइंट जो हमें लाइन निकालने को दी हुई है वो बिल्कुल मिड में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। लेट सपोज ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है। ये एरो बन गया, इसको एरो को थोड़ा डार्क कर दे ताकि वो एरो ना लगे। अब लेट सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ये एक्सेस के ऊपर है। ठीक है। अब यहाँ पे ना लेट सपोज की कटिंग हो रही है इस जगह से ना। सो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया एम और एन ना। सो इसकी बेसिकली डिवीजन हो रही है इंटरनल डिवीजन, मतलब पॉइंट लाइन के अंदर से ही पॉइंट जो उसको कट कर रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ से कट कर रहा है। तो अगर हमें ये पॉइंट निकालना हो, अगर आप डेरिवेशन करोगे तो शॉर्ट से मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। इंटरनल डिवीजन पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना हो कि लाइन अंदर से कट अगर हो रही है, उस डिवीजन पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? तो उसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन पॉइंट। मतलब वो लाइन जो इंटरनली कट हो रही है किसी पॉइंट से, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन पॉइंट। इसका आईडीपी भी मैं लिख रहा होता हूँ मोस्टली। उसका फॉर्मूला है आपके पास, एक्स वाई निकाल रहे हैं अगेन। इसका फॉर्मूला है m(x2 प्लस n(x1) अपॉन m+n। एम और एन क्या है बेटा? एम और एन जो है वो फिक्स पॉइंट है जिस रेशो से ये कट हो रही है पॉइंट ना। और सेम फॉर्मूला वाई के लिए भी, m(x2) की जगह y2 प्लस n(y1) अपॉन m+n। फॉर्मूला ना भी याद हो तो बेटा, ये वैसे वेक्टर में पढ़ा गया था, बट ना भी याद हो तो मैं तरीका बता देता हूँ। आपने सेकंड पॉइंट को x के फर्स्ट रेशो से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड फर्स्ट पॉइंट को सेकंड रेशियो से मल्टीप्लाई करके नीचे दोनों रेशियोज को प्लस कर लेना है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर एक्सटर्नल कहा जाए, एक ही क्वेश्चन एक्सटर्नल का, तो बस बीच में माइनस आ जाएगा ऊपर नीचे दोनों जगह। तो ये कुछ बातें थी पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फॉर्मुलाज हैं, इनको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ये थ्योरी थोड़ी सी ना मैं हर दफा एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि अगर ये देखा जाए तो पेपर में बड़ा कम इसका पार्ट रहता है, बट आपको थ्योरी समझना बड़ा जरूरी है बच्चों, क्योंकि यही चीज़ें आगे फिर आगे सर्कल्स वगैरह के टॉपिक्स में फिर रिपीट हो रही होती है, तो फिर हमें वहाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है। So, starting from point of congruence, a point where there three or more lines are
और रेज आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो बात को सुनिएगा बेटा, बात को समझिएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब वो पॉइंट, जब मैं इसके आगे आगे ड्रॉ करते रहता हूँ, आप समझते जाइएगा और फिर हम इस बात को कनेक्ट करते जाएंगे। मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। और मैं अपना रूलर यूज़ कर लेता हूँ। चलिए, रूलर यूज़ नहीं करते, हटा देते हैं इसको। इसकी डायरेक्ट लाइन यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास ये इसमें लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ से सेपरेट कर रहे हैं हम टॉपिक को ना, थोड़ा सा तो चीज़ें मिक्स ना हो। डेट्स वाई मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सबसे पहले, डेफिनेशन हमने सुनी और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये होता है क्या है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी में ना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली बेटा होता ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो लाइंस हैं जो जिस पॉइंट पे कट हो रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। When two lines cut at the same points are called point of intersection. Two lines or two rays हो, doesn't matter. Then point of concurrency में लाइंस बढ़ जाती हैं। अगर लाइंस, दो से ज्यादा लाइंस अगर कट हो रही हैं, तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। डेफिनेशन तो वहां लिखी है, आप पढ़ ही लोगे, देख ही चुके होगे। एक लाइन ये रही, लेट्स सपोज एक लाइन हमारे पास ब्लैक से आ जाएगी और एक लाइन हमारे पास इस तरह से ग्रीन से आ जाएगी। तीन भी हो सकती है, मोर देन थ्री भी हो सकती है। तो जिस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी अगर प्रूफ करने को दे दी जाए ना, लेट सपोज, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। और इसकी इक्वेशन हमेशा ऐसी होगी जिसमें एक्स की पावर और वाई की पावर वन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इक्वेशन आ रही है x+y+3 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन। और आपके पास ना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी अगर मुझे बताना करना है कि फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, तो दो दो लाइन से भी निकल आएगा, तीसरा पॉइंट भी सेम हो जाएगा। बट हमें बताना है कि दीज आर कॉन्करेंट, लाइंस कॉन्करेंट हैं, मतलब एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है उस कंडीशन के लिए, इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को प्रूव करने के लिए कि दिस इक्वेशन, दीज लाइंस आर कॉन्करेंट। तो उसके लिए सिंपल सा काम ये करना होता है। फॉर एग्जांपल, तीन इक्वेशन आपके पास, ठीक है। एक इक्वेशन में लिख दिया x+y+3, और दूसरी इक्वेशन है 2x+3y+9 इज इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल, 2x+2y+6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हमें पता करना है कि हाउ टू फाइंड दीज इक्वेशंस आर कॉन्करेंट, हाउ टू फाइंड दीज इक्वेशंस आर कॉन्करेंट, सो वी जस्ट नीड टू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। और हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉन्करेंट है या नहीं। कैसे? 1 1 3 2 3 9 2 2 6, सारी वैल्यूज का होना जरूरी है। जीरो आ गया, इफ इट बिकम्स जीरो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? इट इज कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर देख के बताना हो तो फिर तो आसान है। बट अगर सिर्फ इक्वेशंस दे दी जाए और बताने को कहा जाए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट और कॉन्करेंट ना, इस दो चीजों को फर्क समझिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्करेंसी की, तो सी से आएगा कॉन्करेंट ना, कॉन्करेंट, ठीक है। और जी वाला कॉन्करेंट बराबर का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो गई। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, अ बाइसेक्टर ऑलवेज कट्स एनीथिंग इनटू हाफ ना। जब भी कोई चीज बाइसेक्ट की बात की जाएगी तो वो ऑलवेज हाफ कट करता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात की जाए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है? हमेशा एक लाइन है ना, उसको बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री से कट कर रहा होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज कट एट 90 डिग्री, और यहाँ सेंटर होगा। ये दो बातें जरूरी होंगी, ठीक है। सिंपल करके बता दिया। एंगल बाइसेक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल से जो लाइन ड्रॉ होगी और एक सेंटर से कट होगी तो एंगल को हाफ कर रही होगी बेसिकली वो। और इसी एंगल बाइसेक्टर से आपके पास इन सेंटर बन रहा होता है, सिर्फ समझाने के लिए बताया। आगे यूज हो तो कहीं देख लीजिएगा। मीडियन क्या होता है? लाइन सेगमेंट और वर्टेक्स, एक लाइन सेगमेंट वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ऐसी लाइन जो बेटा आपके पास कहाँ से, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट होके बेटा, एक ट्राइंगल है वो, उस ट्राइंगल के एक कॉर्नर से स्टार्ट होके सामने मिड में आएगी। मिड में आएगी तो वो क्या कहलाएगा बेटा? मीडियन कहलाएगा, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज, वो लाइन ट्राइंगल के अंदर
जो 90 डिग्री बना रही होगी वर्टेक्स से 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री लाजमी बनेगा। मिड पे नहीं होगी, बस 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, ये कहलाता है एल्टीट्यूड। और सरकम सेंटर क्या होता है, वो जो सर्किल का ट्राइंगल के अंदर जो सर्किल बनता है उसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। दोबारा देख लेते हैं इसको, सामने बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से वो सेंटर पॉइंट जो इस तरह करके होगा, दिस वन इज कॉल्ड सरकम सेंटर। जो सर्किल ट्राइंगल के बाहर बने वो, और उसका सेंटर जो पॉइंट होता है वो सरकम सेंटर कहलाता है, ठीक है। इन सेंटर वो सर्किल जो ट्राइंगल के अंदर बने वो सर इन सर्किल कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। उसका सेंटर पॉइंट इन सेंटर कहलाएगा बेसिकली, ठीक है। तो वो इन सेंटर कहलाएगा। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो एल्टीट्यूड से मिलेगा, एल्टीट्यूड से जो बन रहा होगा ना, एल्टीट्यूड का जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। एल्टीट्यूड मतलब हमने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ना, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। एक ट्राइंगल बनाया हमने, एक एल्टीट्यूड ये रहा, एक एल्टीट्यूड ये रहा, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, कुछ बेसिक्स थे। मैंने 7.1 के क्वेश्चंस लिखे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराना स्टार्ट करता हूँ बेटा, जिनमें से आपके पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तो डिस्टेंस फॉर्म लेकर चलें, इसको देख लेते हैं। मैं यहीं पे 5 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मैं लिख के सॉल्व करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा 5 में मैंने क्या सॉल्व किया और कब सॉल्व किया। 5 में आपको ए गिवन है बेटा, पी की वैल्यू गिवन है विच इज 2,1, और ए की वैल्यू गिवन है 4,2, एंड बी की वैल्यू गिवन है बेटा 8,4। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ए से पी का डिस्टेंस निकालते हैं, x2 - x1। तो आपने सिंपल किसी भी पॉइंट को किसी से माइनस x1 - x2 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस पॉइंट को अगर आप इस पॉइंट को अगर आप x1 कह रहे हो और इसको y1 कह रहे हो, तो ये x2 y2 हो जाएगा, और ये x3 और y3 हो जाएगा। ए पी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 - 2 होगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, और 2 - 1 का होल स्क्वायर। 4 - 2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो √5 आ रहा है हमारे पास। यूनिट्स लाजमी लिख दिएगा। उसके बाद हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास, हम ए और बी को हम कह रहे हैं x2 और x3, तो x2 और x3 कंडीशन यूज कर रहे होंगे। तो आप 8 - 4 कर दोगे, इसको इससे माइनस कर दोगे, होल स्क्वायर ले लोगे, फिर 4 को माइनस कर दोगे 2 से बेटा, तो आपके पास 8 - 4 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और फिर 4 - 2 होता है बेटा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आपके पास आ जाएगा √20। और √20 को जब आप मजीद सिंप्लीफाई करते हो, ये मिड पॉइंट से हो जाएगा, हाँ हो सकता है मिड पॉइंट से भी, बिल्कुल मिड पॉइंट से भी हो सकता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस की कंडीशन दी हुई है, मिड पॉइंट से कैसे होगा। 20 का जब आप रूट निकालोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 2√5। आपको कंडीशन क्या करनी है, प्रूफ ये करना था बेटा, प्रूफ हमें ये करना था कि ए से पी का डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा हाफ ऑफ ए से बी का डिस्टेंस। हमें प्रूव नहीं करना है इसमें बेटा, हमें ये बताना है कि ये डिस्टेंस इतना होता है या नहीं होता। बेटा ये अपना एनोड प्लीज ओपन ना करिएगा, वरना फिर मुश्किल होगी मुझे, आपके आपके निशान आते रहेंगे। ठीक है, मैंने खुद डिसेबल कर दिया। खैर, ए से बी का डिस्टेंस आया हमारे पास √5 बेटा, और 1/2 कंडीशन का, और ए से बी का डिस्टेंस आया 2√5। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल जी टू जी। राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो ये आपके पास, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया, इससे पहले वाले सिंपल थे तो मैंने कहा पहले ये देख लें। तो वो क्या आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा बेटा, मैं जितना हो सकता है इसको स्लो लेके चल रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, ये इसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी थी कि ये मिड पॉइंट था। और हाशिर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मिड पॉइंट था, बट यहाँ पे हमें वो प्रूव नहीं करना कि मिड पॉइंट है या नहीं है। हमें इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस बता प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन में कहा होता है कि हमें प्रूव करिए, बता दें कि पी का पॉइंट क्या निकालना है, तो हम मिड पॉइंट से भी निकाल सकते थे। इट्स आर कंडीशन ना, क्योंकि कंडीशन तो ऐसी दी हुई है कि हाफ है, तो हाफ का मतलब ये बिल्कुल मिड में होगा। आप लॉजिकली जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, बट जो क्वेश्चन में कहा हुआ है वो ये प्रूव नहीं करना ना, वरना तो मैं भी यही काम करता जो आप बता रहे हो। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 बड़ा सिंपल सा, मिड पॉइंट निकालना है उसमें, तो इसको यहीं देख लेते हैं।
अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा इस पॉइंट का, इसकी बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, मिड पॉइंट अगर मुझे इसका निकालना पड़े बेटा, तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे इसका? इस वाले का मिड पॉइंट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे सिंपली, ये पहला पॉइंट हमारे पास x1 और ये y1 हो जाएगा, फिर x2 और y2। फॉर्मूला आपको पता है, -4 में माइनस प्लस करेंगे माइनस का 4, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और प्लस के 2 में प्लस कर देंगे माइनस का 2, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना बेटा, -4 -4 -8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -4 आ जाएगा, और 2 - 2 जीरो होता है, जीरो से 2 डिवाइड करेंगे जीरो आ जाएगा। सो इस तरह मिड पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ना स्टार्ट करूँ बेटा, इफ देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है। अच्छा देखिए, हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में ना एक इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इंटरनली लिखा हुआ भी है ना, तो इसमें आपको जो रेशो गिवन है ना, इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू m हो जाएगी, ये वाली वैल्यू n हो जाएगी, और ये पॉइंट हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। और मैं चाहूंगा आप इसको सॉल्व कर लें खुद से, या अगर आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं चाह रहा था थोड़ा सा हम चीज़ों को स्पीड अप करके ना उन क्वेश्चन में देख सकें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये तो बेसिक्स है। तो ये आप लोगों से हो जाएगा उम्मीद है, ठीक है, नहीं हो तो मुझसे डिस्कस कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल और फाइंड द वर्टेक्स। अच्छा ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो लॉन्ग में पूछे जा सकता है। मैं आपको पहले इसमें क्लियर कर दूं कि कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन है आपके पास, कहाँ गया वो, क्वेश्चन नंबर 12। ये दो क्वेश्चन है जो आपसे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, और ये पूछे भी गए हैं, 12 तो पूछा भी गया है, 8 अभी तक पूछा नहीं गया, बट अलबत्ता बट ये है कि पूछा जा सकता है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, हमारे पास आवाज़ तो आ रही है ना? अच्छा देखिए, आप आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 8 और 12 में कराता हूँ, पहले मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट कवर कर लूँ इस एक्सरसाइज के, फिर मैं आता हूँ उस पर ना। तो क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ 9 की। 9 में क्या कहा हुआ है, जेड गिवन है, एक्स गिवन है, आर टू गिवन पॉइंट, वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक्सटर्नली है तो मैंने आपको बताया एक्सटर्नली में सेम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज होगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा दोनों जगह। 10 लिखते हैं, 10 शॉर्ट के लिए ना, ये 10 शॉर्ट के लिए है, ये पूछा भी गया है किसी एक पेपर में, तो मैं चाह रहा था इसको देख लूँ पहले ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं। 10 में आपके पास क्या होगा, 10 में आपके पास बेटा पॉइंट गिवन है पी, जिसको कह रहे हैं k, 7, और गिवन है एक ए पॉइंट गिवन है बेटा, और एक बी पॉइंट गिवन है। ए इज 8, 9 एंड बी हमें गिवन है 1, 2। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इस पर डिस्कस करते हैं। क्या कहा हुआ है, और रेशियो हमें बतानी है, एम रेशियो एन फाइंड करने को कह रहे हैं, के करो। एम रेशियो एन भी नहीं पता इसमें, और के भी फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करने को कही हुई है। लिखा हुआ क्या, इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो पॉइंट पी है ना वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कौन से लाइन सेगमेंट को, ए और बी का जो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ए से बी एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं हम, ठीक है। और ये डिवाइड कर रहा है इसको पी पॉइंट से। पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो हमें भी नहीं पता, हम लगा देते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे, पी ये है। इसमें हमें पी की वैल्यूज में ना समझे, पी के पॉइंट को जो हम पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालते हैं उसको एक्स वाई कहते हैं, तो उसको एक्स वाई कह देते हैं, एक्स बेटर के एक्स वाई कहते हैं। फिर ये सिंपली x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 y2। मसला ये है कि हम k की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें x का फॉर्मूला यूज करके, बट इशू ये है कि हमारे पास ना m पता ना n पता। तो हम हमारे पास इंटरनल डिवीजन की दो साइड्स होती हैं, इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है ना, इंटरनल डिवीजन पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है ना, उसको हम कहते हैं x, y इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m+n। ये एक्स वैल्यू निकालने के लिए होता है, और ये वाई के लिए होता है। सेम होता है बट डिफरेंट हो जाती है, वाई की वैल्यूज आ जाती है उसकी जगह ना, अपॉन m+n, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं, और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों हम इससे, ठीक है।
अब बात ये है कि हमें तो रेशो चाहिए पहले, तो हमारे पास वाई गिवन है तो हम यूज करते हैं यूजिंग वाई ऑफ इंटरनल डिवीजन पॉइंट। वाई यूज करते हैं इंटरनल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला बल्कि मेंशन कर लेते हैं पहले, हम सिर्फ वाई यूज करें तो वाई बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। हमें जो नहीं पता उसको ऐसे ही रहने दिएगा, जो पता है वो लिख देते हैं। y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू हमारे पास 7 है, इज इक्वल्स टू m हमें नहीं पता, ऐसे रखते हैं। y2 की वैल्यू हमें पता है वो 2 है, ये रही बेटा, और y1 की वैल्यू 9 है। ठीक है, n भी नहीं पता। अपॉन में m+n एज इट इज रहेगा, डिवाइड का m+n क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7m+7n, और ये हो जाएगा 2m+9n। ठीक है, m की वैल्यूज को अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 7m-2m इज इक्वल्स टू 9n के पास जाके 7n जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल्स टू 2n। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ से ना बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक क्या होती है, वो मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। वो मिस्टेक होती है ये बच्चों से बेटा, वो बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो बार बार रिपीट हो जाती है। वो मिस्टेक ये होती है कि जब हम वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस वैल्यूज को शिफ्ट करने में बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक ये कर देते हैं कि एम हमें एम रेशो एन फाइंड करना होता है तो एम अपॉन एन करना है। अब वो 2/5 होगा या 5/2 होगा, मुझे जल्दी से आप लोगों से आंसर चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज अच्छे से मैं वाइंड अप कर सकूं, एक्सेप्ट लॉन्ग, लॉन्ग को हटा के ना शॉर्ट की निपटा सकूं 6-7 मिनट के अंदर। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी इंटरेक्टिव सेशन की तरह से रहे ये। 2/5, वेरी गुड। एनी अदर रिस्पॉन्स? वेरी गुड, आंसर आना चाहिए 2/5, 2/5, वेरी गुड। बस ये ख्याल रखिएगा कि जो n की वैल्यू मूव किए तो n का जो नंबर है वो मूव नहीं करेगा, m के पास वाला नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा। तो बेटा वेरी गुड, आपके पास m और n का आंसर आया 2:5। नाउ वी नीड फॉर k के लिए हम यूज करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, mx2 प्लस n x1 अपॉन m+n। ठीक है, हमारे पास अब x1 की वैल्यू भी है, x2 की वैल्यू भी है, और y की x की जगह आ जाएगा k। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू m की जगह हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 2, x2 की जगह वैल्यू आ चुकी है वो है 1, प्लस n की वैल्यू आ चुकी है बेटा 5, और x1 की वैल्यू आ चुकी है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है 8। सिंप्लीफाई करेंगे 1, ये 2+5 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो ये 7 हो जाएगा, 2 1 2, 5 8 48 प्लस 2 50, 50/7 हमारे पास k की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए हमारे पास। दैट्स इट, तो ये एक आंसर ये रहा, और एक आंसर हमारे पास ये रहा। ठीक है, सो बस ये करना था इस क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको आगे के क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल होगा। एक्स एक्सिस को कहते हैं बेटा वो पॉइंट जहाँ पे वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स जीरो होता है। तो हम इसको जरा देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ताकि फिर आगे क्वेश्चन में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, सो देखिएगा जरा बेटा, मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सिस ड्रॉ किया। इस एक्सिस के अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जो लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रही है। ठीक है, अब इस लाइन का ना यहाँ जो काम है ना, ये कहलाता है वाई एक्सिस का पॉइंट। इसका मतलब है इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, और ये है एक्स एक्सिस का पॉइंट। इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो तो वहीं से कंटिन्यू कर लिएगा। मैं चाहूंगा एटलीस्ट आप एटलीस्ट 2 से 3 एक्सरसाइज तो बड़े तरीके से पढ़ के आप जाएं, आगे की एक्सरसाइज में इतनी प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, पर एक 30 मिनट की क्लास को हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसके बाद ना। सो जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट बताने का रीजन क्या था बेटा, आप क्वेश्चन वगैरह देखिएगा। क्वेश्चन चले पहले 11 डिस्कस कर लेते हैं। 11 में ना, 11 भी पेपर में बहुत पूछा गया है। 11 में है क्या बेटा, उसको मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा। 11 में कहा हुआ है ट्राइसेक्ट, ये रहा, ये भी खुद गायब हो जाएगा, परेशान मत हो। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, ट्राइसेक्ट का मतलब है कोई भी चीज़ 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट सपोज एक लाइन है इस तरह करके, ए और बी। ट्राइसेक्ट का मतलब है इसके 3 हिस्से हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3।
अब रेशियो जाहिर सी बात है, ये जो ट्राइसेक्ट करने के लिए, तीन हिस्से बनाने के लिए आपको दो बीच में पॉइंट ड्रॉ करना पड़े। अगर पॉइंट यहाँ पे होता, पॉइंट 1 यहाँ पे होता डिवीजन का, तो इसका मतलब है रेशियो होता 1:0.1 पे रेशियो होता। इधर देखें एक वैल्यू है, आगे दो वैल्यू है, 1:2। बट अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे होता, तो देखें अब स्टार्टिंग में दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, और आगे एक वैल्यू आ रही है। तो इस कंडीशन में कंडीशन क्या होती है, 2:1, मतलब m/n की दो कंडीशन आ रही है पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन के लिए। तो आपने ये याद रखना है, पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आपने क्या करना है, ए और बी गिवन है, मतलब x1 y1, ये x1 y1 है आपके पास, और ये x2 और y2 है। m और n भी गिवन है, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट फाइंड करना है। एक को पॉइंट p1 का नाम दे दिया, एक को पॉइंट p2 का नाम दे दिया, करना वही है m(x2 + n(x1)। बट आपके पास m और n की वैल्यू रिप्लेस होगी, पहली कंडीशन में 1:2 रख के सॉल्व करेंगे, दूसरी कंडीशन में 2:1 रख के, डेट्स इट, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। फिर मैं आता हूँ 13 के ऊपर। 13 में क्या गिवन है, ए बी इज डिवाइडेड इंटू 20 इक्वल पार्ट्स। ए बी जो है वो 20 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, उसको नाम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया बेटा, और वही बात रिपीट भी हो रही है, एक लाइन है, मैं इसको तो एटलीस्ट एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। एक लाइन है ए और बी, और उसको 20 पार्ट्स बनाए उसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसको थोड़ा सही से बना देते हैं काम। एक लाइन ड्रॉ की मैंने ए से बी, और उसके समझे 19 पार्ट, 20 पार्ट बनाने। तो देखिए याद रखिएगा, जितने भी पार्ट्स बनाने, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक चीज सुनिएगा, ए और बी है ना, अगर मुझे 5 पार्ट्स बनाने ना उसके, तो मैं 4 लाइन ड्रॉ करूंगा, 1, 2, 3, 4। तो देखें 5 पार्ट बन गए, पहला पार्ट, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन, पांचवा पोर्शन। तो अगर 20 पार्ट्स बनाए तो 19 पॉइंट्स लगेंगे। ठीक है, अगर मुझसे कहा जाए, अगर आप थर्ड पॉइंट पे, या फिर ये थर्ड पॉइंट है ना हमारे पास, थर्ड पॉइंट अगर मुझसे कहा जाए, इसका मतलब मुझे रेशियो बता दिया गया है। अगर मेरे पास 5 पोर्शन है और थर्ड पॉइंट मुझे दे दिया गया, तो इसका मतलब है पिछली वैल्यू 3 होगी रेशियो की, और आगे वाली 2 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर 20 पार्ट्स का कहा हुआ है, तो 20 पार्ट्स का मतलब है यहाँ पे P19 आ रहा होगा। इस तरह करके अलग अलग कंडीशन आ रही होंगी, P1 P2, कंडीशन अलग अलग आती रहेंगी। ठीक है, तो P3 P4 एंड सो ऑन। अगर मुझसे कहा जाए, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ ले, मैं इतनी बात बता दूं आपको, फिर समझ में आ जाएगा। अगर मुझसे कहा जाए P12 फाइंड करो, P12 का मतलब है पीछे जो वैल्यूज होंगी वो 12 होंगी, और आगे जो पोर्शंस होंगे वो 8 होंगे। तो कंडीशन गिवन होगी 12:8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में अब क्वेश्चन देख लेना बुक में क्या गिवन है, P1 P2 P3 और P19 तक, जैसे 19 पॉइंट गिवन है, मैंने कहा ना, अगर 20 पोर्शन बनाने, 20 पार्ट्स बनाने, तो उसके लिए पॉइंट्स उससे एक लेस होगा, हमेशा बीच भी ड्रॉ करने। दे आर, इफ ए एंड बी, और ए और बी गिवन है, x1 y1 और x2 y2 गिवन, हमें फाइंड करना है P3। P3 का मतलब m/n आपको गिवन है। बता सकता है आप में से कोई कि m/n क्या होगा बेटा? जल्दी से बताएं, इस पे फिर एमेंड करेंगे। आई वांट योर आंसर्स। अरे बेटा जल्दी से बताइएगा इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ताकि इस पे मैं इसको रोक के ना, क्योंकि टाइम खत्म पे हमारा, लास्ट मिनट है। कोई एक भी आंसर आ जाए तो इट विल बी वेरी गुड। 13 है तो प्रीवियस 13 वैल्यूज होंगी। P13 मतलब, हाँ चलो आंसर आया, 13:7। वेरी गुड बेटा, 13:7 होगा एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो बस आपने एम और एन की जगह 13:7 रखना है। नहीं, 12 16 नहीं, जिस पॉइंट को दिया हुआ है वो तो एम की वैल्यू दे दी है, उसके आगे 20 पार्ट्स बनाने के लिए कितने रह गए, 7, तो बस वो 13:7 हो जाएगा। इसको रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको मैं जो चीज़ें बता सकता हूँ वो बता दूंगा डिटेल में इंशाल्लाह। अभी इसको कंटिन्यू करिएगा, मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ से क्लास को, ताकि फिर हम रीज्वाइन कर सकें।